मैं डॉक्टर कल्पना कटियार आज आपको अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में बताऊंगी। सामान्यतः हम अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द एक ही अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं, परंतु इन दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। मनोवैज्ञानिक सोरेनस ने बताया कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है और विकास का संबंध जो है वो अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकसित होना ही हमारा जो अभिवृद्धि और विकास कहलाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर की। जैसा कि मैंने अभी ये बना रखा है, तो इसमें हम दो अलग अलग चीजें हैं, अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। दोनों एक ही नहीं है। अब कैसे अलग अलग हैं ये हम बताते हैं। सबसे पहली चीज है, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। इसमें इसका जो स्वरूप होता है वो कौन सा होता है, बाह्य होता है, यानी कि हम बाहरी तरीके से इसको देख सकते हैं और जो हमें दिखाई दे रहा है वो अभिवृद्धि हो रही है। और जो कुछ भी हमें उसके विकास में दिखाई दे रहा है, बच्चे के डेवलपमेंट में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हम उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो सब क्या है, बाहरी आकार जो भी है वो हमारा अभिवृद्धि कहलाती है। और ये जो है इसका स्वरूप कितना कैसा होता है, इसका स्वरूप आंतरिक होता है। इंटरनल जितनी चीजें होती हैं वो हमारी आंतरिक, वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो विकास के अंतर्गत आती हैं। जो अंदर जितना भी विकास होता है, जितना भी चीजें बढ़ती हैं, वो हमारा आंतरिक जो विकास कहलाता है। जो बाहरी हमें दिखाई देता है वो सारा हमारा स्वरूप जो है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। और इसमें एक चीज और होती है कि ये कुछ समय के बाद रुक जाती है अभिवृद्धि, कुछ समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, और ये लगातार चलती रहती है। कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी कि जो हमारा शरीर बढ़ता है तो एक स्थिति पर आकर वो रुक जाता है। जैसे हमारे हाथ पैर और सिर आंखें, ये जिनकी लंबाई जितनी चौड़ाई जितनी होनी है वो सब हो जाती है, तो वो एक समय पर आकर रुक जाती है। यानी कि जो एक एज होती है हमारी टीनेजर्स, उससे पहले पहले तक आकर हमारा विकास पूरी तरीके से जो अभिवृद्धि होती है वो हो जाती है। लेकिन हमारा जो विकास होता है वो हमारा लगातार चलता रहता है, या हम इसे लिख सकते हैं कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, लगातार का मतलब है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलता है। हम जन्म से लेकर और मृत्यु तक हमारा विकास होता ही रहता है। किसी ना किसी तरीके से हम कुछ ना कुछ उसका प्रयोग करते ही रहते हैं। एक और इसमें अंतर हो सकता है कि इसका जो है वो संकुचित अर्थ हो सकता है। इसको हम संकुचित अर्थों में लेते हैं और इसको हम व्यापक अर्थ में लेते हैं। संकुचित अर्थ मतलब छोटा है कि हमें सिर्फ इसी के बारे में देखना है, हमें सिर्फ बाह्य आवरण के बारे में देखना है, तो हम इसको कहते हैं कि संकुचित अर्थ में देख रहे हैं। और अगर हम इसका प्रयोग करते हैं विकास का, तो वो एक विकास व्यापक अर्थ में होता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमेशा लगातार चलती रहती है। तो एक इसका अंतर जो होता है कि विकास जो है वो लगातार व्यापक अर्थ है इसका, और व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला आता है कि इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता अभिवृद्धि का, और इसका एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, इनका जो अभिवृद्धि है उसका निश्चित क्रम नहीं होता। और इसका एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम नहीं होता कि अभिवृद्धि जो है वो जैसे कि किसी में अलग अलग तरीके से हो जाती है। किसी के अंदर जो है वो हाथ और पैर, क्योंकि हम लंबाई देखते हैं, हर बच्चे एक लंबाई के नहीं होते हैं, सब एक से नहीं होते हैं, कोई मोटे कोई पतले होते हैं। तो इनका जो अभिवृद्धि का जो क्रम है वो एक सा नहीं होता है। कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। लेकिन जो विकास होता है वो लगातार एक सा ही होता है। वो अलग बात है कि किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी आ गई है, या कोई ऐसा रोग या कुछ ऐसा हो गया है जिसके माध्यम से उसका विकास ना हो पाए, लेकिन
हम ये मान के चलते हैं, जैसे हमारा पाठ्यक्रम होता है तो हम एक लेवल को मान के चलते हैं कि इस आयु वर्ग का बच्चा इस सिलेबस को पढ़ लेगा, इसका मतलब उसका इतना विकास हो जाता है। तो इसका एक निश्चित क्रम होता है, एक लेवल के हिसाब से चलती है ये जो विकास है, डेवलपमेंट है। और ये जो होता है उसका कोई क्रम नहीं होता है, इसका अनिश्चित तरीके से ये जो हमारी अभिवृद्धि होती है वो उसका क्रम अनिश्चित होता है। और इसकी कोई निश्चित दिशा भी नहीं होती है, और इसकी एक निश्चित दिशा भी होती है कि कैसे होना है ना। निश्चित दिशा, निश्चित दिशा नहीं होती है ना, और इसकी निश्चित दिशा होती है। ठीक है, निश्चित दिशा होती है मतलब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि इसकी एक निश्चित दिशा नहीं होती है, कि इसकी अभिवृद्धि कभी भी कहीं से भी हो सकती है, कोई मोटा पतला कहीं से भी हो सकता है, कोई लंबा छोटा कभी भी हो सकता है ना, जैसा भी हो रहा है। कभी कोई किसी वजह से पतला हो गया है और कभी वो एकदम से मोटा हो जाता है, तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है कि ये मोटा हो गया तो ये मोटा ही रहेगा, ये पतला है तो ये पतला ही रहेगा, है ना। ऐसे ही इसमें निश्चित दिशा होती है। इसमें जो लेवल है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका विकास होना संभव है, होना ही चाहिए, अनिवार्य है। अगर हमारा विकास नहीं होता है, जैसे हमारी आयु जो है वो 10 वर्ष की हो गई है, लेकिन हमारे अंदर अभी गुण जो है वो, हमारा जो विकास का स्तर है वो अभी 2 साल या 3 साल के बच्चे का है, इसका मतलब हम नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल हैं तो हमारी एक निश्चित दिशा होती है, वो लेवल के हिसाब से चलता रहता है कि हमारी परिपक्वता कैसे कैसे किस एज ग्रुप में कितनी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम एक निश्चित दिशा के माध्यम से चलते हैं। और इसमें जो है अभिवृद्धि में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, निश्चित लक्ष्य नहीं होता, और इसका निश्चित लक्ष्य होता है। कि हमें एक लक्ष्य लेकर चलना होता है कि हमारा जो विकास है वो इसी तरीके से होगा, और हमें इसमें कोई लक्ष्य नहीं है कि हम कैसे भी, हमारी अभिवृद्धि हो सकती है, कैसे भी हम बढ़ सकते हैं। और इसको जो है हम जो लक्ष्य लेकर चलते हैं कि इस एज ग्रुप पर हमारा जो मानसिक विकास है या हमारा जो शारीरिक विकास है वो इतना होना ही चाहिए। तो ये लक्ष्य निर्धारित इसका होता है और इसका निर्धारित नहीं होता है। एक चीज है जो अभिवृद्धि है, इसको हम सीधे मापा जा सकता है, और इसको सीधे नहीं मापा जा सकता। ऐसे इसमें उदाहरण हम दे सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम सीधे माप सकते हैं और जिसको हम सीधे नहीं माप सकते हैं। जैसे हमारी लंबाई चौड़ाई है ना, जैसे है लंबाई चौड़ाई और भार। ठीक है, इन चीजों को हम सीधे माप सकते हैं, इंची टेप के माध्यम से माप सकते हैं, और वेट मशीन के माध्यम से उसके भार को नाप सकते हैं। और इसको सीधे नहीं मापा जा सकता, जैसे कौन सी चीज है वो है बुद्धि हमारी, जिसको हम किसी भी पैमाने से ऐसे नहीं माप सकते कि हम इसको फीते के माध्यम से माप लें, या हम किसी वेटिंग जो मशीन है, वेट मशीन, उसके माध्यम से माप लें। तो यहाँ पर बुद्धि को हम माप सकते हैं लेकिन सीधे नहीं माप सकते, एकदम से उठाया और ऐसी चीज ही नहीं है बुद्धि की जो दिखाई दे रही हो, और ये सामने दिखाई देता है कि इतना मोटा बच्चा है तो इसका वजन इतना होगा कि हम इसे तराजू में तोल सकते हैं, लेकिन इसको हम तराजू में सीधे नहीं तोल सकते। इसका मापन किया जाता है, वो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से, जैसे क्वेश्चनार है, शेड्यूल है, उसके माध्यम से हम उनका टेस्ट लगाकर उनकी बुद्धि को माप सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे मापना संभव नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। अभिवृद्धि और विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो अभिवृद्धि और विकास में होते हैं।
तो वो कौन कौन से हैं ऐसे परिवर्तन जो कि अभिवृद्धि और विकास दोनों में होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में समानता बहुत है अलग अलग, लेकिन फिर भी बहुत तरीके से ये समान मिलते जुलते हैं। जहाँ पर अभिवृद्धि होगी वहाँ विकास होगा, जहाँ विकास होगा वहाँ अभिवृद्धि तो होगी ही होगी, है ना। तो इन दोनों के क्रम में होने वाले परिवर्तन जो हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ये? पहला है जो परिवर्तन होता है वो होता है आकार में परिवर्तन, है ना, आकार, चेंज इन साइज, आकार में, ठीक है, चेंज इन साइज। और दूसरा जो है वो है हमारा शारीरिक अंगों के अनुपात में, ठीक, शारीरिक अंगों के अनुपात में। इस तरीके से परिवर्तन आते हैं जब से बच्चा बड़ा होता है, जन्म लेता है, और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसमें चेंजेस आते जाते हैं। और तीसरी चीज है कुछ चिन्हों का लोप, कुछ चिन्हों का लोप। ऐसे कौन, कुछ ऐसे साइन होते हैं जो गायब हो जाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो गायब होते जाते हैं। और नवीन चिन्हों का उदय, जो लास्ट है आपका, नवीन चिन्हों का उदय। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई तरीके से आ जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो गायब हो जाती हैं, और इनके अनुपात में अंतर। ये जो 4 प्रकार हैं हम इसको 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो इसमें आकार में परिवर्तन, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? आकार में परिवर्तन कैसे होता है? एक बाह्य अवयव हो सकते हैं इसमें आकार में परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है, बाह्य अवयव और आंतरिक अवयव, है ना, आंतरिक। ठीक है, तो बाह्य अवयव कौन कौन से होते हैं? बाह्य अवयव होते हैं जैसे शरीर की लंबाई चौड़ाई इसमें आ सकती है, इसमें लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, भार हो गया, ये सब क्या है? ये बाह्य अवयव है जिनको हम देख सकते हैं, दिखाई देता है हमें। और आंतरिक जो है, आंतरिक भी अवयव हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे इसमें आता है हृदय आ गया आपका, मस्तिष्क आ गया, ब्रेन आ गया, है ना, हृदय है, मस्तिष्क है, उदर है, जो हमारे अंदर होता है ना, उदर, लीवर जिसे कहते हैं, और फेफड़ा है ना, लंग्स, फेफड़ा हो सकता है, उदर हो सकता है, यानी कि लीवर हो सकता है हमारा। तो ये जो है हमारे वो आंतरिक अंगों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो ये परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो आंतरिक परिवर्तन होता है और एक बाह्य परिवर्तन होता है। तो आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा, उदर में होने वाले परिवर्तन कहे जाते हैं, और बाह्य अवयव के अंतर्गत आते हैं लंबाई, चौड़ाई और भार आते हैं। और शारीरिक अंगों के अनुपात में क्या हो सकता है कि जो बालक है उसके जो बालक का जो अनुपात है वो वयस्क के अनुपात से कम होता है, उनमें अंतर होता है कि जो बालक है उसके सब हाथ पैर छोटे होते हैं, और जो वयस्क है उसके हाथ पैर के अनुपात में अंतर होता है। जैसे जैसे हम बाल्यावस्था की ओर से शिशुअवस्था और प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ते जाते हैं, किशोरावस्था की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये अनुपात हमारा समान होता चला जाता है। मतलब जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर और किशोरावस्था तक हमारा अनुपात लगभग अलग रहता है, और फिर उसके बाद एक समय पर आकर वो एक बराबर हो जाता है। ऐसे ही कुछ इसमें जो किशोरावस्था होती है उसमें वो वास्तविक जगत में आ जाता है, टीनेजर्स जिसे हम कहते हैं, और वो इस समय वो विषम लिंगी में रुचि लेने लग जाता है। तो अगली चीज है इसमें कुछ चिन्हों का लोप। तो इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था, है ना, तो ये शारीरिक अंगों के अनुपात में अंतर होता है बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था, शैशवावस्था भी कह सकते हैं, या जो प्रारंभिक अवस्था होती है उससे लेकर और किशोरावस्था तक हमारे ये अनुपात में अंतर आता जाता है। कुछ चिन्हों का लोप होता है जैसे कि थाइमस ग्रंथि, दूध के दांत, इसमें हम कह सकते हैं थाइमस ग्रंथि जो कि पहले होती है और बाद में आकर वो समाप्त हो जाती है ना, और दूध के दांत,
दूध के दाम, ये भी एक इसमें जिन जिन चिन्हों का लोप हो जाता है वो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, है ना। और अगली चीज़ है इसमें कि जो हमारा है कि कुछ नवीन चिन्हों का उदय हो जाता है। जैसे नवीन चिन्हों का उदय होना, जैसे कि स्थायी दांतों का होना, है ना। ये तो टूट जाते हैं, उसके बाद स्थायी दांत आ जाते हैं, वो अगर टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं होते हैं। और जैसे किशोर है उसमें दाढ़ी मूछें आना, और ऐसे किशोर अवस्था के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे विकास है या हमारा जो अभिवृद्धि है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिनके माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि बच्चे के अंदर अभिवृद्धि और विकास किस तरीके से हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो मानव विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो कि उसके अभिवृद्धि और विकास में प्रभाव डालते हैं ना। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे मानव विकास को, अभिवृद्धि और विकास को या डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो इसको प्रभावित करती हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज आपकी आती है वो है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, ये सारी चीजें हैं जो कि इसमें प्रभाव डालती हैं। तो वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, है ना। बुद्धि जैसे जैसे आपका इंटेलिजेंस होगी वैसे वैसे आपका प्रभाव पड़ेगा। पोषाहार भी हो सकता है, पोषाहार, न्यूट्रिशन, पोषाहार, इसको हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, लाइट, प्योर लाइट, एयर एंड लाइट, है ना। तो इस तरीके से, और एक चीज और हो सकती है हमारी, जो है हमारा कल्चर यानी कि संस्कृति, ये भी हमारे विकास को प्रभावित करती है, संस्कृति, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ चीजें हैं जो कि हमारे मानव विकास को प्रभावित करती है। वंशानुक्रम, जैसा वंशानुक्रम होगा, जैसे लगातार चीजें चलती आ रही हैं, वंश में अगर किसी चीज की कमी है तो वो, जैसे माता पिता में किसी चीज का कमी है तो वो बच्चों में भी आ जाएगी। जैसे कोई बीमारी है वो भी आ जाती है, और उनके जो अंग हैं उस टाइप के वो होने की संभावना रहती है। वातावरण में, जैसा वातावरण आपका होगा उस टाइप से आपके शरीर का विकास होगा। जैसे बहुत ठंडे प्रदेश में लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहती है ना, तो वो उनकी मेंटल लेवल पर भी असर पड़ता है। और कहीं पर गर्म प्रदेशों में और जो ठंडे प्रदेश हैं उन दोनों के मेंटल लेवल में अंतर रहता है। बुद्धि, जैसे आपकी इंटेलिजेंस होगी वैसा ही आपका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सभी की बुद्धि एक सी नहीं होती है, अलग अलग बुद्धि के लोगों का अलग अलग तरीके से विकास होता है। पोषाहार, अगर बुद्धि भी सही है लेकिन हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है तो क्या होगा कि हम उस तरीके का हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हमें प्रॉपर संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो हमारे जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं डिफिशियंसी आ जाएगी। और उसके बाद है शुद्ध वायु एवं प्रकाश, अगर हमें हवा नहीं मिलेगी, प्रकाश नहीं मिलेगा तो आंखों पर जोर पड़ सकता है, हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है, हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। प्रकाश और वायु का सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और संस्कृति, जैसी हमारी संस्कृति होगी, हम जिस तरीके के संस्कारों में पले बढ़े हैं वैसा ही हमारे बच्चों के विकास और अभिवृद्धि पर अंतर दिखाई देने लग जाता है। अच्छी हमारी संस्कृति है तो हमारा भी विकास जो है, हम अच्छी बातों को सोचेंगे, अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे और अच्छी ही कार्य करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा बड़ा होगा वो उसी तरीके का अच्छा व्यवहार करेगा, और जिसकी संस्कृति अच्छी नहीं होगी तो वो उसी तरीके के व्यवहार को अपनाएगा। तो इस प्रकार जो हमारी अभिवृद्धि और विकास है वो मानव जीवन में बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों को रोकने के लिए जो ये कारक हैं इनको हमें रोकना चाहिए, जिससे कि बच्चे की अभिवृद्धि और विकास ठीक प्रकार से हो सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।